तो वे जो पत्रिका निकालते हैं, निकालते थे मतलब, तो उन्होंने क्या किया कि उस पत्रिका में संपादकीय में मेरे बारे में एक लेख लिखा और पूरा मेरे खिलाफ में लिखा। हाँ, क्योंकि कई जगह और भी हो रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको मतलब प्रेशर दिया होगा कि अरे यूसुफ महाराज का खंडन कीजिए, नहीं तो हम लोग के पूछ उखाड़ देगा। उन्होंने संपादकीय लिखा समकालीन सोच में, और पूरा का पूरा मेरे खिलाफ में लिखा सब कुछ कि इनका ये दोष है, ये दोष है, वो दोष है, वो सिद्धांती जो सिद्धांत हाँ, लिखे हुए हैं। हाँ, तो हमारे विचारों का ये सब जो दोष है, वो लिखा उन्होंने। तो लिखा, उसके बाद मुझे वो एक भिजवा दिया, एक प्रति मेरे पास भिजवा दिया। तो मैंने पढ़ा, तो मैंने जवाब लिखा पॉइंट दर पॉइंट उनका, और जो जो उन्होंने खंडन किया था उसका मैंने खंडन कर दिया, और खंडन करके मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा कि यह जो है आप इसको भी छाप दीजिएगा अगर आपकी हिम्मत है तो। हाँ, अगर आप सच्चे संपादक होंगे तो छाप देंगे, और आपको मैं पूरी आज़ादी देता हूँ कि आप पुनः जो मैंने लिख के दिया है उसका फिर आप खंडन कीजिए, और फिर आप जो खंडन करेंगे उसका फिर पुनः मैं खंडन करूँगा, और इस तरह से हम लोग का सिलसिला ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि हम में से कोई एक का विचार बिल्कुल ख़त्म, गड़बड़ ना सिद्ध ना हो जाए। हमारा या आपका विचार गलत कहीं ना कहीं जब पूरा सिद्ध हो जाएगा तो ये रुकेगा, इसको चलने दीजिए, क्योंकि तभी ये समाज को पता चलेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य असत्य का निर्धारण करने के लिए यह अनिवार्य है, और आपने एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत तभी मानी जाएगी जब आप हमारे भी उत्तर को छाप देंगे, तब। हिम्मत नहीं पड़ी उनकी छापने की फिर से। हाँ, तो जिनके माध्यम से उन्होंने भेजवाया था ना, उनको मैंने लिखित भेज दिया। मैंने कहा पीएनसी को कह देना अगर हिम्मत है तो छाप दे अपने उसी पत्रिका में, और उसके बाद फिर उसके ऊपर वो पुनः संपादकीय लिखें या कोई लेख लिखें, और फिर मैं लिख के दूंगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। देखते हैं कि उनके कैसे कैसे विचार हैं। हाँ, फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, नहीं छापा उन्होंने। और उस पत्रिका के लिए उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि आप इसमें कुछ लेख लिखा कीजिए हमारी पत्रिका के लिए। मैंने कहा हमारा लेख आप छापने का आप लोग का दम नहीं होगा, हमारे लेख को आप नहीं छाप पाएंगे, और नहीं छापेंगे तो मैं अपना इतना मेहनत इतना क्यों करूं, उतना समय में कीमती समय अपना क्यों बर्बाद करूं, आप छाप नहीं पाएंगे। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि अरे आप इसमें कुछ लिखते रहिए, आपको भी इसमें कुछ हम एडिटिंग वाले में रख देंगे। मैंने कहा मैं ऐसा बकवास में नहीं पढ़ता, मुझे एडिटिंग नहीं करनी है, मैं संत हूँ, संत रहूँगा। आप लोग अपना लिखिए, पढ़िए, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों का काम है। खैर उन्होंने माधव कृष्ण एक हैं, माधव कृष्ण को जानता हूँ, माधव कृष्ण को फिर मैं दिया, तो माधव मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, हम वहाँ पर लिख रहे हैं एडिटिंग, तो उससे वो काम कराना चाह रहे थे माधव से, और माधव के विचारों को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। माधव भी तो सनातन धर्म के ही विचार को आगे बढ़ता है, तो उसको नहीं बढ़ा रहे थे, तो उसे सिर्फ काम लेना चाह रहे थे एडिटिंग वाला, यानी वो व्याकरण देखिएगा। तो माधव इतना मूर्ख तो है नहीं, उस समय में समझ गया कि हमसे वो कुछ दिन तो भाई व्यक्तिगत संबंधों के कारण लिहाज से कर दिया, फिर उसके बाद हट गया वो। परंतु इतना ज़रूर है कि उनके व्यक्तित्व में वह बदलाव अवश्य आ गया कि विरोधी विचारों को भी सुन सकते थे। यह बात उनमें बहुत एक अच्छी बात आई, और अपने स्तर पर वे भी किसानों का, मजदूरों का, इन सब का वो भला अपनी तरफ से सोचते रहे, करने की जितनी कोशिश है करते रहे, उनके जो विचार हैं उन लोग के, लेकिन ले दे के करके वही घूम फिर करके उसी दायरे में, उसी दायरे में बंधे रहे, दायरे से अपने को निकाल नहीं पाए।
इतना अवश्य है कि उनको लग गया था कि मार्क्सवाद के सिद्धांत में त्रुटियां हैं, ये तो वो समझ गए थे, लेकिन वो मान सम्मान जो है ना, अपनी पार्टी में रह गए, उसी के कारण जो है वो फिर वो फंस गए, बंधन को तोड़ नहीं पाए। तो इतने छोटे से बंधन को नहीं तोड़ पाए, बेचारी गुलामी, मार्क्स की बेचारी गुलामी करके रह गए। यदि वह सत्य प्रमाणित नहीं है तो मैं क्यों कहूँ, सत्य प्रमाणित नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, मुझे क्यों बेचारी गुलामी करनी है। उपनिषद के विचार को मैं मानता हूँ तो इसलिए नहीं मानता हूँ कि उपनिषद का मैं गुलाम हूँ, नहीं, वो विचार सत्य सिद्ध हो रहा है इसलिए मान रहा हूँ। तो मैं गुलाम नहीं हूँ, स्वतंत्रता है हमारी, इसको मानूँ या ना मानूँ, उपनिषद मुझे मान नहीं रहा है, उसमें वो सही विचार है इसलिए उसको माना जा रहा है। मैंने कहा कि आप उन्होंने एक बार वो भेजा कैसे से गलत है, मैंने कहा कि एक तरीका और भी है, ये भी मैंने एक से कालवा दिया था, जिनसे उन्होंने कालवा भेजा था। मैंने कहा एक तरीका और है कि गाजीपुर में एक मंच बना दिया जाए और उस मंच पर डिबेट हो, और आइए डिबेट दीजिए, आप सब कम्युनिस्ट सब एक तरफ रहेंगे, मैं रहूँगा। आप लोगों को लगता है कि आप अकेला कमज़ोर पड़ते हैं तो आप 20-50 की संख्या भी रख सकते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं अकेला रहूँगा, काफ़ी हूँ, आप लोग बहस कीजिए। तो जिसे संदेश भिजवाया था अरे वो तो इस तरह से थोड़ी होता है, सब दिक्कत हो जाएगी, बात जो है शास्त्रार्थ होने लगेगा तो बात जो है व्याकरण तक पहुंचने लगेगी, हाँ फिलॉसफी तक जाने लगेगी। मैंने कहा तो और बातचीत होती किसकी है, व्याकरण और फिलॉसफी की तो होती है, भाषा की होगी तो व्याकरण हो जाएगा, और नहीं तो सिद्धांत है तो फिलॉसफी की बात आ जाएगी, वो तो आएगी ही, और साइंस की आएगी। उनका एक कमज़ोर पक्ष और था, वो इंग्लिश के तो टीचर थे लेकिन उनका साइंस बहुत कमज़ोर था, और हम जो है जब मुझसे जब बातचीत की तो वो समझ गए कि ये साइंस के स्टूडेंट हैं, हाँ इनसे जो है पार पाना मेरे बस का नहीं है, तो उससे भी वो घबराते थे कि वो तो सिर्फ लिटरेचर का स्टूडेंट है, और मेरे बारे में वो समझ गए कि ये तो इनका लिटरेचर भी सही है और साइंस भी सही है, फिलॉसफी भी सही है और व्याकरण भी सही है, ये तो हमको रगड़ मारेंगे। वो भाग गए वहाँ से, और जिनसे कालवा भिजवाया था उससे कहे कि नहीं वो तैयार नहीं। मैंने कहा ठीक है तैयार नहीं है तो फिर धर्म के खिलाफ में बोलना बंद कर दो, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, और अगर बोलते हो तो आ जाओ मंच पर, और उस दिन वहाँ पर तय होगा। सनातन धर्म के खिलाफ में बोलते हो तो आ जाओ मंच पर, मैं तैयार हूँ। और अगर मंच से घबराते हो, डरते हो, और अपने लेख में भी जो मैंने लिख के दिया उत्तर कुछ आपने डरते हो, फिर क्यों बोलते हो? तुम गलत हो तो अपनी जगह पर रहो, फिर समाज में तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, गलत सलत उसको फैलने नहीं दिया जाएगा। गाजीपुर से कम्युनिस्टों को उखाड़ने में ना हम लोग की हमारी बहुत भूमिका रही है। हम लोग 2-3 हैं, मैं हूँ, माधव हैं, तो हम लोगों ने ना गाजीपुर से जो है ना कम्युनिस्टों को उखाड़ते रहा। याद नहीं, ये 25 वर्ष का संघर्ष है ये। और जो मेन लीडर थे उसी को हम लोगों ने पकड़ा और उसी को रगड़ दिया। हाँ जब मैंने जब हो जाएंगे तो हाँ रजाई तो आगे थोड़ा नहीं पाएंगे कि आ जाओ। BHU से बुलाए सब तीन टीचर को, वहाँ भागे सब वहाँ से मंच से BHU के। उस दिन जानते हो 3 BHU के, 2 गाजीपुर के, 5 और 1 दिल्ली का, 6 कम्युनिस्ट थे मंच पर, और सनातन धर्म के 2 आदमी थे, एक मैं और एक और थे, तो वे उतना तो नहीं थे, और एक बौद्ध थे, एक जैन थे, तो वे सब तो हल्के फुल्के थे, उसे कुछ बस मेरे से ही सामना हुआ एक तरह से उन लोगों का। उसके बाद उनकी पूंछ उखड़ी, फिर कभी भी मंच नहीं बना दोबारा। तो उनके साथ मेरे वैसे निजी संबंध अच्छे थे, उनके यहाँ जाना, खाना पीना ये तो सब अच्छे होते थे, व्यक्ति के रूप में तो वो ठीक था, लेकिन जो वैचारिक जो संघर्ष है तो उसमें तो जो है, हालांकि धीरे धीरे बाद में एक बार एक और
इस एक और एक सभा थी, तो उसमें मुझे बुलाए थे। मेरा सम्मान वे ऐसे करते थे। हाँ, बाद में हाँ, तो वो समझ गए कि कोई साधारण साधु जैसा हम लोग व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को तो वे जान गए। यहाँ के विद्वान है ही मतलब लोग। तो एक कम्युनिस्टों के था, अधिकतर कम्युनिस्ट थे। मैं और एक जो अमरनाथ जी आते हैं साधु जी, सफ़ेद वाले जो पहनते हैं, वो थे। तो बुलाया था, तो हमको इस साधु जी कहा, अरे आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सब कैसे होगा, वो सब तो ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा अरे कुछ नहीं बोलेंगे, मैं रहूँगा ना, आप देखिएगा ना, कुछ नहीं बोलेंगे, सबकी ज़बान बंद हो जाएगी। तो वहाँ गए तो पीएन सिंह ने हम लोग का बहुत अच्छा सत्कार किया। वैसे हम लोग के लिए अच्छा आसन भी दिया, सब कुछ मतलब किया। और उन्होंने जो हम लोग का सत्कार किया वहाँ पर, उसके कारण वहाँ अन्य कम्युनिस्ट थे, वैसे एकदम नाराज़ हो गए। हाँ, तो वे सब नाराज़ हो गए, पीएन सिंह पर नाराज़ हो गए तो अंदर से, और ऐसे बोल भी दिए। हाँ, तो जब बोले ना, तो बस वहीं पर मैंने पकड़ लिया। हालांकि उनका इरादा कुछ और बोलने का था, लेकिन हमने पकड़ लिया। तो वे क्या बोले, नाराज़ हो गए। तो पीएन सिंह को बोले, वे लोग हम लोग को इंगित करके बोले, मनुष्य तो सब बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए विशेष आसन लगा हुआ है। हाँ, तो बताइए, दो आदमी के लिए विशेष आसन लगा हुआ है, बाकी लोगों के लिए ऐसे। तो पीएन सिंह तो चुप, कोई बोले नहीं। खैर सब लोग अपना अपना बोल लिए। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि देखिए, कम्युनिस्टों को एक भ्रांति और होती है, और वो यह होती है कि सब बराबर है। मैंने कहा कि यह इनकी अज्ञानता का एक और परिचायक होता है, जो इनको समझ जाना चाहिए। और वो सारे कम्युनिस्ट हैं, उनके बीच में मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि अभी यहाँ पर एक सज्जन कह रहे हैं कि सब मनुष्य बराबर हैं, सब मनुष्य, एक भी मनुष्य किसी के बराबर नहीं है। इनको अभी यही नहीं पता है, एक भी मनुष्य बराबर नहीं होता। आकार प्रकार सब भिन्न होते हैं, उनके बालों की संख्या भिन्न होगी, उनकी कोशिकाओं की संख्या भिन्न होगी, उनकी आँखों की ताकत भिन्न होगी, उनके सुनने की ताकत भिन्न होगी, उनकी बुद्धि भिन्न होगी, उनकी समझदारी भिन्न होगी, उनकी स्मरण शक्ति भिन्न होगी, उनकी पाचन शक्ति भिन्न होगी, उनके जो है भोजन ग्रहण करने की ताकत भिन्न होगी। कैसे कहते हैं, उनका स्वास्थ्य भिन्न होगा। कैसे कहते हैं सब मनुष्य बराबर हैं? सबको, यहाँ एक को शुगर है तो क्या सबको शुगर है? एक को टाइफाइड है तो क्या सबको टाइफाइड है? ये सब नाम समझी का बयान है कि सब मनुष्य बराबर होते हैं। कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई बुढ़ा है, कोई मरने वाला है, कोई जन्मने वाला है। कैसे सब कोई एक बराबर हो गया? किसी की नाक लंबी है, किसी की छोटी है। हाँ, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई चौकोर मुंह वाला है। मैंने कहा आप लोग साइंस भी नहीं पढ़ते हैं। अरे फिंगरप्रिंट सबके भिन्न होते हैं, आपको यही नहीं पता है? कहते हो सब मनुष्य बराबर होते हैं। मैंने कहा सबके फिंगरप्रिंट भिन्न होते हैं, आंखों के कॉर्निया भिन्न होता है, माइंड का वेवलेंथ भिन्न होता है। कम से कम कुछ जानकारी दो। कहने का तो आप लोग यहाँ पर जितने इकट्ठे हैं सब तो प्रोफेसर हैं, कोई लेक्चरर है, कोई रीडर है, तो ऐसी बात कैसे कर दी है कि सब बराबर है? बराबर नहीं है, हम और तुम बराबर बिल्कुल नहीं हैं। और पीएन सिंह जी ने ठीक किया है कि कुछ दो लोगों के लिए विशेष आसन दिया है। अब सत्य जैसा हो वहाँ पर आ गए, कुछ बोले नहीं। मैंने कहा कि ये गलत फहमी मत रहना। और सिर्फ आदमी भिन्न नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति ने बोला है उसी के दो हाथ बराबर नहीं है, उसी के दोनों आंखें बराबर नहीं हैं। अपने से भी वो तुलना करेगा तो उसकी दोनों टांगें बराबर नहीं होंगी, दोनों टांगों की शक्ति बराबर नहीं होगी। तो उस व्यक्ति को यही नहीं पता है, अपने बारे में ही नहीं पता है। अरे समानता है, समानता है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है नेताओं का। जहाँ वोट लेना है वहाँ पर ही सही भाषा बोलना, ये सब बराबर होते हैं। यहाँ कोई चीज़ बराबर नहीं है, यहाँ दो हाइड्रोजन एटम भी बराबर नहीं होते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन कहीं और घूम रहा होगा, वो उसका स्पेस कुछ और होगा, डिस्टेंस कुछ और होगा, उसकी शक्ति भिन्न होगी, उसके चार्ज भिन्न होंगे, कई सब चीज़ भिन्न है। यहाँ पर कोई चीज़ बराबर नहीं है। यहाँ पर जो तुमको बराबरी दिखती है वो तुम्हारा भ्रम है, इसलिए तुमको दिखता है कि बराबर है। यहाँ बराबर कुछ नहीं है। तो कुछ बोले कि नहीं? फिर कहाँ बोलेंगे कोई, बिल्कुल सदमे में चले गए सब। कोई जवाब नहीं मिला। हाँ। क्या बोले? फिर कुछ नहीं बोले सब, फिर दूसरी बातें हुई। मैंने कहा कि और एक बात तो यह हुई बराबरी की बात। दूसरी बात, कुछ लोगों में ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है, जो किसी दूसरे का सम्मान पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनको क्यों सम्मान दिया जा रहा है। जो सम्मान दे रहा है उसने कुछ योग्य समझा है तभी दे रहा है, और जो देने वाला व्यक्ति है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गाजीपुर का सिरमौर है वो वैचारिक रूप से, कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है कि अंधविश्वासी ढोंगी नहीं है। वो कम्युनिस्ट विचारधारा का सिरमौर व्यक्ति है। और जब उस व्यक्ति ने सोचा है कि नहीं ये सम्मान के योग्य हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उस व्यक्ति की कदर करनी चाहिए जिसने ऐसा सोचा है। कुछ गुणों को देख करके सोचा होगा, तभी कुछ विशेष स्थान दिया है। आपको विशेष स्थान से जलन हो रही है। अगर आपको लगता है इस स्थान पर बैठने से आप महान हो जाएंगे तो आप यहाँ पर आ जाइए, मैं आपकी जगह पर चला जाऊँगा, लेकिन बुद्धि आपकी वही रहेगी। अब तो घबराहट उसको। मैंने कहा आप चाहें तो स्थान बदल सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर नहीं बैठूँगा जो इन्होंने मुझे कंबल दिया है, और दरी में बैठूँगा जो आप लोगों को दिया है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी बुद्धि जो है कमज़ोर हो जाएगी, मेरा ज्ञान हल्का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने जो सोचा है, जो जिसको जो आतिथ्य दिया है, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। आप भी अतिथि हैं, मैं भी अतिथि हूँ। हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं किया है कि हम लोग को विशेष स्थान दीजिए आप। उन्होंने ऐसा योग समझा, मुझे कहा कि आप यहाँ बैठिए, तो मैं यहाँ बैठ गया। आपको विशेष इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको अरे मुझे तो दरी पर बैठा दिया, इनको तो बहुत बढ़िया कंबल, मखमली कंबल दे दिया। तो आपको मखमली कंबल दिख रहा है क्योंकि आपकी नज़र बहुत भौतिकवादी नज़र है, आपको कंबल दिखता है। हमारे लिए तो जैसे कंबल ऐसे दरी है। आप चाहे तो यहाँ बैठिए, लेकिन आपके भीतर आपने जो वचन कहे हैं, आपकी ईर्ष्या की वजह से ये वचन है। वो दिल्ली का आदमी था, उसने कहा था ये। फिर कुछ नहीं बोला। सिलसिलेवार ढंग से उसके जो 2 स्टेटमेंट थे ना, उसका मैंने खंडन कर दिया। फिर वो एकदम चुप हो गया, सत्य में हो गया, फिर नहीं बोला। ये मेरी अंतिम मुलाकात थी। उसके बाद उनसे पीएन सिंह से मुलाकात, मतलब बातचीत के अर्थ में उतनी नहीं हुई। ऐसे तो मुलाकात हुई, किसी दुकान पर मिल गए, हाँ, तो वह भाई कि हाँ कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है। कभी सड़क पर मिल गए, कहीं स्टेशन पर मिल गए, उस तरह से मिले। लेकिन फिर जो बातचीत होता है लंबा, वैचारिक बातचीत, वैसे नहीं। फिर किसी कहीं पर उनको सम्मान दिया जा रहा था, तो वहाँ पर मैं भी था, तो नमस्कार बंदगी हो गई, उस तरह का हुआ। फिर वैचारिक कभी आदान प्रदान उसके बाद फिर नहीं हुआ, वो अंतिम था। तो आज पीएन सिंह जी की पुण्यतिथि पर मेरा और उनका जो संबंध था वैचारिक और ऐसे व्यक्तिगत, तो उसको मैंने